नमस्कार। आप देख रहे हैं समाचार फॉर मीडिया। मैं हूं पंकज शर्मा। मेरे साथ हैं जाने माने पत्रकार और दैनिक भास्कर डिजिटल में मैनेजिंग एडिटर राजकिशोर जी। राजकिशोर जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। बहुत धन्यवाद पंकज जी। सर, सबसे पहले तो हमें आप अपने बारे में बताएं कि आपका अब तक का सफर कैसा रहा। क्या शुरू से ही पत्रकार बनना चाहते थे या इस मुकाम तक जहां पहुंचे हैं तो किन किन पड़ावों से होकर कैसे कैसे पहुंचे हैं? नहीं, पत्रकारिता के बारे में पंकज जी, ईमानदारी की बात है, पहले मैंने सोचा नहीं था। फौज में जाना चाहता था, खासतौर से वायुसेना में, एयरफोर्स में जाना चाहता था। उसको लेकर परीक्षा जो एनडीए की होती वो मैंने क्रैक भी कर ली थी, लेकिन कुछ परिस्थितियां ऐसी रही कि वहां पर नहीं जा सका। लेकिन फिर मैं विज्ञान का विद्यार्थी था। फिर पोस्ट ग्रेजुएशन के बाद मैंने अमर उजाला हिंदी दैनिक है कानपुर में, वहां से अपना करियर 1996 में शुरू किया था। वहां से शुरुआत की मैंने, और उसके बाद फिर अमर उजाला में ही रहते हुए मुझे 99 से 2000 तक 2 साल मुझे अवसर मिला पंजाब, हरियाणा, जम्मू कश्मीर और हिमाचल प्रदेश, चंडीगढ़ उसके साथ में ले लीजिए, तो वहां पर लॉन्चिंग का अवसर मिला। तो उस लॉन्चिंग टीम का हिस्सा बन गया। उसमें हरियाणा भी मैं लंबे समय रहा, कुछ समय चंडीगढ़, कुछ समय पंजाब, कुछ समय हिमाचल प्रदेश, कुछ समय जम्मू कश्मीर। तो इस तरीके से अय्यार बनकर घूमता रहा और सीखता रहा। तमाम अच्छे लोग मिलते चले गए। बहुत मीडियोकर था, लेकिन लोग अच्छे मिलते चले गए। उनके साथ में उनकी कुछ जो सिखाई, पढ़ाई, रगड़ाई जिसको हम लोग कहते हैं होती पत्रकारिता में, वो होती रही। उसके साथ में हम आगे बढ़ते चले गए। और इसके बाद फिर मैं कानपुर वापस आ गया अमर उजाला में। कानपुर से फिर मैं दैनिक जागरण दिल्ली आया 2003 में। 2003 में जब मैं यहाँ पर आया, तब उस समय मैंने यहाँ पर जो इनकी जनरल डेस्क होती है, नोएडा में ही ऑफिस था, वहां पर रहा। फिर नेशनल ब्यूरो चला गया मैं। नेशनल ब्यूरो में मैं वहां पर उनका नेशनल चीफ ऑफ ब्यूरो रहा, पूरा एक ग्रुप का इनपुट हेड रहा। उसके बाद फिर एबीपी न्यूज में एज ए एडिटर पॉलिटिकल अफेयर्स में यहाँ पर आया, यहाँ पर इनपुट हेड रहा। फिर एबीपी गंगा 2019 के लोकसभा चुनाव के ऐन वक्त पर लॉन्च हुआ था, उसका लॉन्चिंग एडिटर रहा। एक शानदार चैनल लॉन्च करने का मौका मिला मुझे। दुर्भाग्य से वो, मैं तो खैर एबीपी न्यूज में था नहीं, लेकिन वो बंद करने का फैसला मैनेजमेंट को लेना पड़ा। तो मेरे लिए व्यक्तिगत तौर पर धक्का था, क्योंकि ऐसा लगता था कि जिस बच्चे को पाल पोस कर सेकर इतना बड़ा किया, और बहुत अच्छा कर रहा था, वो काफी तंदुरुस्त बच्चा था, और मतलब युवा किशोर अवस्था में जब वो पहुंच रहा था, तो वो खुद मुख्तार हो चुका था और उसकी अपनी एक छाप थी, साख थी। हम लोग निर्मल प्रांजल गंगा का जो हमने वहां पर नारा दिया था, ऐसी गंगा जो कलकल करते बहते हुए सारे विषाद, सारे कलुष, जो खबरों की दुनिया के धोते हुए जो बिल्कुल साफ खबरें आपके सामने लेकर आएगी, वो थी उसमें। लेकिन खैर अब वो नहीं है, तो अब उस पर हम क्या चर्चा करें। बाकी फिर इसके बाद मैं कुछ समय तक ये मान के चलिए कि एबीपी न्यूज में एडिटर एट लार्ज की भूमिका में था। और उसके बाद फिर मैं एक थिंक टैंक है ग्लोबल पॉलिसी इनसाइट्स, जीपीआई, उसके लिए मैं एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर इसका इंडिया चैप्टर का था मैं। और इसके साथ में ही मैं इंडिया टुडे ग्रुप में उस समय एज ए कंसल्टेंट काम कर रहा था। खासतौर से जो न्यूज तक है, मिलिंद खांडेकर जी जिसको हेड करते हैं, उनके साथ में उन्होंने थोड़ा अवसर दिया था। इसके बाद मैं अभी दैनिक भास्कर में ये जिम्मेदारी मिली है। कोशिश कर रहा हूँ कि ये खबरों का जो प्रवाह है वो आगे बढ़ता रहे जी। अच्छा, जैसे मीडिया की बात करें हम, तो पहले प्रिंट था खाली, उसके बाद टीवी आया। तो टीवी को चुनौती के रूप में देखा जाने लगा कि प्रिंट के लिए बहुत बड़ी चुनौती है। उसके बाद धीरे धीरे डिजिटल भी आ गया। डिजिटल भी अब आगे का आप देख ही रहे हैं, काफी तेजी से पैर पसार रहा है। अब तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस भी आ रहा है धीरे धीरे, ये भी आगे बढ़ रहा है। तो आप क्या लगते हैं कि जैसे प्रिंट को टीवी से चुनौती मिली, टीवी को डिजिटल से मिली, अब डिजिटल को भी अगर आने वाले समय में आपको लगता है चुनौती मिलने वाली है? यदि हाँ, तो फिर किससे? देखिए, चुनौतियां, मुझे लगता है कि चुनौती जब ना होना आपके जीवन में ना, तो चुनौती खुद पैदा कर लेनी चाहिए जी। क्योंकि जैसे ही तालाब का पानी रुक जाता है ना जी, उसमें आप मान के चलिए दुर्गंध पैदा होने लगती है। तो जब चुनौती आपको लगातार सतत चलायमान रखती है, जैसे आपने कहा कि प्रिंट हो गया, चाहे टीवी हो गया या डिजिटल आ गया, तो पहले प्रिंट के लिहाज से लोग कहते थे कि जब टीवी आया तो बोले कि प्रिंट खत्म हो जाएगा। देखिए, मेरा मानना है कि असली चीज होती कंटेंट। एक खबर नवीस के तौर पे मैं ये कह सकता हूं कि इतना सौभाग्यशाली रहा हूं कि मुझे लगभग पत्रकारिता के जो भी आयाम हैं उस पर काम करने का अवसर मिला। और हर आयाम में मुझे दिक्कत इसलिए कभी नहीं हुई क्योंकि असली बात होती है आपकी निष्ठा, नियत और आप कितनी मेहनत कर पा रहे हैं।
जी। असली बात है कि पाठक या दर्शक तक आपको पहुंचाना क्या है, खबर ही पहुंचानी है ना। जी। खबर की समझ होनी चाहिए। एक होता है एडिटोरियल विजडम, वो लगातार जब आप लोगों से मिलते हैं, बात करते हैं, हम लोग का जब संवाद होता है तो उस संवाद से बहुत सी चीजें निकल कर आती हैं, उससे हम सतत सीखते रहते हैं। तो चाहे प्रिंट हो चाहे डिजिटल हो, बीच में टीवी रहा, मैं आपको बता रहा हूं असली चीज है कंटेंट, बाकी कोई चुनौती नहीं, जी। कोई समस्या नहीं है। बाकी डिजिटल के माध्यम में मैं कह सकता हूं कि प्रिंट जैसी स्थिरता, गंभीरता और क्रेडिबिलिटी हो, और टीवी जैसी तेजी, जी। इसी का नाम डिजिटल है। इन दोनों विधाओं को अपने आप में जो समेट ले वो डिजिटल है। जी। तो ये डिजिटल एज है। बाकी आप कह रहे हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की, अगर आप बात कर रहे हैं, चैलेंज देखिए, मुझे लगता है कि एनिमेशन फिल्में बहुत पहले बनने लग गई थी। जी। डिज्नी के मैकडोनल्ड या मिकी माउस, मैकडोनल्ड सॉरी, मिकी एंड डोनाल्ड जी। या टॉम एंड जेरी, वो सब देखे जाते हैं। लेकिन अर्नल्ड श्वार्ज़नेगर से लेकर अमिताभ बच्चन तक या शाहरुख खान तक या फिर माधुरी दीक्षित से लेकर अभी काजोल तक, अगर किसी की भी आप बात कर लें, तो इन सब जो चेहरों की क्रेडिबिलिटी है, क्योंकि व्यक्ति से व्यक्ति को जोड़ने का माध्यम ही समाचार है। जी। पूरी दुनिया को जो जोड़े वो समाचार है। तो ये विधाएं एक दूसरे की पूरक है, मुझे इसमें कोई चैलेंज नजर नहीं आता, क्योंकि करना व्यक्ति को ही उपयोग है इन सारी विधाओं का। तो मुझे लगता नहीं कि कोई ऐसा चैलेंज है। हाँ, ये चैलेंज है कि आप अपने हिसाब से, आप नई तकनीक के हिसाब से अपने आप को ढाल सकें, जो युवा मन है उसको समझ सके। तो उसके लिए लगातार आपको अपडेट रहना पड़ेगा। सॉफ्टवेयर जैसे आपका अपडेट होता रहता है, वैसे आपको व्यक्ति के तौर पर अपने आप को लगातार ज्ञानार्जन करते रहना पड़ेगा, और आप नई चुनौती के लिए तैयार रहें। नहीं, जैसे आपने ना अभी जैसे कहा कि आपने तीनों प्लेटफॉर्म पे काम किया है, डिजिटल और वो, है ना, तो अगर आपकी निजी राय पूछी जाए इन तीनों प्लेटफॉर्म में से, तो आपकी निजी राय में कौन सा प्लेटफॉर्म सबसे ज्यादा आपको बेहतर लगता है? देखिए पंकज जी, मैं बहुत खराब बोल रहा हूँ मेरी आवाज अच्छी नहीं है, इसलिए मैं टीवी और डिजिटल में, अगर मुझे आप सबसे बात करें तो मुझे लिखना अच्छा लगता है। मुझे लगता है कि सबसे जो कम खराब काम कर सकता पाता हूँ मैं, वो थोड़ा बहुत लिख ही कम खराब पाता हूँ, बाकी सारी चीज बहुत खराब करता हूँ। जी 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 जी। अच्छा, एक छोटा सा सवाल था कि जैसे समय के साथ साथ न्यूज रूम भी काफी बदल गए हैं। जी। जो पहले के न्यूज रूम हम लोगों ने देखे हैं कि टेलीप्रिंटर पे काम हो रहा है, या उसके बाद भी टीवी में जब नए कैमरे आए, तो अभी जब लगातार बदल भी रहा है, तो नए बदलते परिदृश्य में आपको क्या लगता है, किस तरह की संभावनाएं हैं मीडिया के सामने और किस तरह की चुनौतियां हैं, अगर हम दोनों की बात करें तो? थोड़ा सा अगर इसको और एलोबरेट करें प्रश्न को, तो क्या आप ये पूछना चाह रहे हैं कि मतलब नहीं, अभी आने वाले समय में मीडिया में देखा जाए तो किस तरह की संभावनाएं देख रहे हैं हम, और चुनौतियां भविष्य की किस तरह की हैं? जैसे अभी हमारी थोड़ी देर पहले भी बात हो रही थी कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस वाली, अब लोग तुरंत बोल के खबर टाइप कर लेते हैं। किसी को अगर कुछ चाहिए तो वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पे जाएगा, किसी पे टॉपिक पे चाहिए तो तुरंत बोल के वो लिख देगा। तो इसे हम चुनौती के रूप में देखें या संभावनाओं के रूप में देखें, तो मीडिया में जो नई नई टेक्नोलॉजी और भी आती जा रही है, तो आप उसे किस रूप में देखते हैं? देखिए, मुझे लगता है कि हर जो चुनौती है अपने साथ कुछ संभावनाओं को जन्म देती है। और अगर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, अगर जैसे हम कहते हैं कि वॉइस रिकॉर्डिंग की बात है, तमाम ऐसे मित्र थे जिनको मुझे मालूम है कि वो रोमन में टाइप कर पाते थे और वो हिंदी में उनको टाइप करना नहीं आता था। कुछ ऐसे मित्र थे जिनको लिखने में मोबाइल में बहुत दिक्कत होती थी, वो लैपटॉप या डेस्कटॉप पे लिख पाते थे। लेकिन जैसे ही वॉइस रिकॉर्डर के साथ में टाइपिंग आई, लोगों की जीवन बदल गया। तो ये चुनौती ये थी कि आपका काम कोई और ना करने लग जाए, लेकिन उस चुनौती को उन्होंने अवसर में ढाल दिया। तो मुझे लगता है कि ऐसी कोई भी चुनौती नहीं है जिसको आप अवसर में तब्दील नहीं कर सकते। और तकनीक, आप यकीन मानिए, तकनीक प्रौद्योगिकी व्यक्ति का काम आसान करने के लिए है। उसका ये कोई मतलब नहीं है कि वो आके आपको खत्म कर देगी, आपको वो आइसोलेट करने नहीं जा रही है। जी। मुझे लगता है कि उसका उपयोग हमको और आपको ही करना है। अब जैसे ये दृश्य और शब्द का माध्यम है, ये कैमरा भले ही कोई व्यक्ति चला रहा हो, लेकिन इसमें ऐसा तो नहीं है ना कि ये मतलब अपने आप वो कुछ करने लग जाएगा। तो ये काम तो करेंगे हम और आप ही। तो इसलिए मुझे लगता है कि तकनीक कोई भी हो, प्रौद्योगिकी कोई भी हो, लेकिन उसमें हमें उसका इस्तेमाल करना है। वो हमारा इस्तेमाल ना कर पाए, इतना स्मार्ट तो आपको होना पड़ेगा, इतना अपडेट आपको करके रखना पड़ेगा। और नहीं करेंगे तो आप किनारे कर दिए जाएंगे, आइसोलेट हो जाएंगे। तो तकनीक को एडॉप्ट करना जरूरी है, बिल्कुल बिल्कुल, समय के साथ साथ देखते हुए। जी। अच्छा, बात करते हैं हम जैसे फेक न्यूज की। फेक न्यूज, आप भी न्यूज रूम का लंबे समय से हिस्सा हैं। आए दिन फेक न्यूज अब तो और बढ़ती जा रही है, जैसे जैसे सोशल मीडिया आता जा रहा है, तो फेक न्यूज भी लगातार बढ़ती जा रही है। आपका भी लगातार सामना होता रहता होगा, बहुत सारी ऐसी खबरें आती हैं जिनको पुष्टि की जरूरत होती है। तो आप कैसे मतलब इन चीजों की पुष्टि करते हैं कि कोई खबर आई,
आपने कैसे पुष्टि करते हैं, और यदि आपको लगता है कि फेक न्यूज़ पे आज के समय में लगाम लगाई जा सकती है, यदि हाँ तो कैसे, आपका क्या मानना है इसमें? देखिए, पहली बात तो मैं पंकज जी एक बात आपसे कहूंगा, जो फेक न्यूज है वो न्यूज ही नहीं है, वो र्यूमर है, अफवाह है। और अफवाह जन्म तब लेती हैं जब आप बैठे बिठाए ड्राइंग रूम में बैठकर बाहर लोगों से मिलना जुलना छोड़ देते। मैं यही आपसे कह रहा था, पत्रकारिता का धर्म और कार्य क्या है। पत्रकारिता का काम यह है कि किसी भी विषय में जाकर किसी भी जानकारी को जो लोगों तक पहुंचाना है, उस पर पूरी तरीके से उसको, जब तक वो दुरुस्त ना हो जाए, पूरी तरीके से, जैसे हमारी और अभी आपकी बात हो रही थी, आपके अपने अनुभव से मैं, आपका जो अपना अनुभव आपने बताया, मैं वही आपके सामने लेकर आना चाहता हूँ। आपके पास सूचना आ गई, अब आप तो क्या है कि खबरों की दुनिया में जो खबरों के सिकंदर या धुरंधर रहते हैं, उनकी खबरें आप छापते हैं जी। उनकी खबरों को लेकर भी स्वाभाविक रूप से बहुत सी खबरें चलती रहती हैं, लेकिन आप क्या करते हैं, छिद्रान्वेषण करते हैं। बिल्कुल। आप किसी एक व्यक्ति के कहने पर राजकिशोर कुछ भी हो सकते हैं, वो जनरल मैनेजर हो सकते हैं, संपादक हो सकते हैं, कुछ भी हो सकते हैं, लेकिन राजकिशोर ने कह दिया इसलिए वो सत्य नहीं है। सत्य वो आप तब मानेंगे जब उसको कसौटी पर जो हमारे बेसिक नॉर्म्स हैं, देखिए बहुत सीधी सी बात है, पानी साफ है या नहीं है इसको तय करने के लिए कोई बहुत रॉकेट साइंस नहीं चाहिए, बहुत बेसिक चीज चाहिए। तो उसकी शुद्धता परखने के लिए, खबर की शुद्धता परखने के लिए, यदि आप पत्रकार हैं और आप वाकई अपने पेशे के प्रति ईमानदार हैं और आप में जज्बा है, तो आप करेंगे क्या, 3-4 लोगों से बात करेंगे, 5 लोगों से बात करेंगे जो संबंधित लोग हैं, और आपको ये पता होना चाहिए कि ये जानकारी कहां से आएगी। सीधी सी बात है, ये जो फेक न्यूज वाली जो बात की, हुआ क्या है कि ये जो हमारे पास स्मार्टफोन आया, हर आदमी ब्रॉडकास्टर बन गया, कोई भी समाचार आगे भेज सकता है। तो मैं एक ऐसे ही तमाम डिजिटल मीडिया के एडिटर्स की एक कॉन्फ्रेंस थी, उसमें चर्चा चल रही थी, तो मुझसे पूछा गया कि भाई फर्क क्या है, खबर तो ये भी दे सकता है, छात्र जर्नलिज्म का है, ये डॉक्टर साहब हैं, आप सिटीजन जर्नलिज्म की बात करते हो, वो भी दे सकता है, लेकिन फर्क क्या है दोनों में। तो मैंने कहा बस फर्क एक डॉक्टर और कंपाउंडर में जो होता है, वो कंपाउंडर डॉक्टर से अच्छा उसका हाथ होता है, वो इंजेक्शन अच्छा लगा लेता है, वो सफाई अच्छी कर लेगा जहां पर चीरा लगाना है, लेकिन वाकई डायग्नोस कर पाता है बीमारी को या नहीं कर पाता है, उसके लिए पत्रकारिता में पारंगत होना पड़ेगा आपको। और आप सिर्फ ऊर्जावान हैं इससे बात नहीं बनने वाली है, ऊर्जा के साथ साथ में अनुभव और विवेक भी नितांत आवश्यक है। इसलिए मुझे लगता है कि ज्यादा से ज्यादा लोगों के बीच में बैठना, समझना, हर वर्ग, हर समाज, हर उम्र, हर जेंडर के साथ समझते हुए जब आप एक समझ पैदा कर पाते हैं, क्योंकि दिक्कत ये हो गई कि हमारी बड़ी एकांगी समझ होती जा रही है, जर्नलिज्म भी उस तरफ जा रहा है। मुझे मालूम है कि आगे आप उस पर सवाल जरूर पूछेंगे, इसलिए मैं यहाँ पर यही मेरा ये एक सवाल ये भी था कि मतलब वही जो आप कह रहे हैं, ये बढ़िया रहा, आपने पहले ही इसको समझ लिया कि ये मैं सवाल पूछने वाला हूँ, और क्योंकि वही सिटीजन जर्नलिज्म, हर आदमी अपने आप को पत्रकार समझ रहा है, तो वही आपने बहुत अच्छा बताया। कंपाउंडर और डॉक्टर का जो उदाहरण, उससे क्या है कि काफी चीजें क्लियर होंगी, हमारे पाठक भी समझेंगे कि हर आदमी पत्रकार नहीं है। बिल्कुल। देखिए, समाचार लाने वाला व्यक्ति उसमें वृद्धि कर सकता है और वो आपका एक टूल हो सकता है, लेकिन कौन सी खबर किस तरीके से, मैं बार बार सब जगह कहता हूँ, वसीम बरेलवी साहब का एक शेर है, वो कहते हैं कि कौन सी बात कब, कैसे और कहां कही जाती है, सलीका हो तो हर बात सुनी जाती है। ये जो सलीका पैदा करना है ना मित्र, ये हमें लगता है बड़ा चैलेंज हमारे सामने। तकनीक चैलेंज नहीं है, चैलेंज हमारे सामने जो ये तमाम तरीके की अति महत्वाकांक्षाएं आ गई हैं, और एक जो गलत दृष्टि से जर्नलिज्म को देखना शुरू कर दिया है। देखिए, मैं फिर कहता हूं कि अगर आपको बहुत पैसा कमाना है, आपको बहुत लग्जरियस लाइफ जीनी है, तो मुझे लगता है कि आप और भी बहुत से अच्छे काम में कर सकते हैं। पत्रकारिता अपने साथ तमाम जिम्मेदारियों को लेकर आती है, और मुझे लगता है कि जब दीपक भी जलता है, जो रोशनी देता है, तो उसमें अपना मुंह जलाना पड़ता है उसको, भले ही तेल कहीं से आ रहा हो, लेकिन वो अपना मुंह जलाता है, तब आपको रोशनी देता है। तो ये आपको कीमत चुकाने को तैयार रहना पड़ेगा। अगर आपको जलना है तो उस ताप को, उस आंच को आपको महसूस पहले करना पड़ेगा। किराए की रोशनी से आप जो है पत्रकारिता का जो पूरा घराना है वो रोशन नहीं कर सकते। जी, ये काफी अच्छी बात कही आपने। अच्छा, दूसरा एक और था कि जैसे बतौर पत्रकार आपका लंबा समय काफी रहा है,
तो तमाम तरह की घटनाओं से भी एक पत्रकार के रूप में हम रूबरू होते हैं। बहुत सी ऐसी घटनाएं जो हमें याद रह जाती हैं, कुछ चीजें भूल जाते हैं, क्योंकि खबरों का दबाव इतना रहता है कि एक घटना भी पत्रकार का तो रोजाना खबरें ही आनी है, एक से बढ़कर एक बड़ी बड़ी खबरें आती हैं। तो कुछ भूल जाते हैं फिर हम, जो खबरों का दबाव रहता है। लेकिन कुछ ना कुछ ऐसी घटनाएं रहती हैं कैरियर में जो याद रहती हैं लंबे समय तक, कि यार वो घटना हुई थी यार, वो मतलब चाह कर भी नहीं भूल पाते आदमी, अकेले बैठे फिर भी याद आ रही है कि बात कर रहे हैं तो उसी उसी का उदाहरण देंगे। तो आपके जीवन में भी कुछ इस तरह की है क्या, दो घटना कुछ इस तरह का रहा है, बड़ी घटनाएं जो आपको अभी तक याद हो और आप उन पर चर्चा बताना चाहे हमारे दर्शकों को? पंकज जी, मेरे साथ दिक्कत यह है कि मुझे खबरें छोड़कर शायद कुछ याद नहीं रहता है। जी मेरे मित्रों को, मेरे घर वालों को, चाहे मेरे माता पिता हो, चाहे मेरी पत्नी हो, मेरे बच्चों को भी ये शिकवा हो सकता है कि शायद उनकी जरूरतें मैं भूल जाता हूँ, उनकी कही बातें भूल जाता हूँ। जी लेकिन खबर एक ऐसी चीज है, जो मैंने पहली खबर का जो पहला शब्द लिखा था, जी मैं आपको उसकी हेडिंग आज भी बता सकता हूँ। जी लेकिन आपने जो कहा कि अभी भी जितनी चीजें मैंने लिखी हैं, जितनी, क्योंकि खबरों में जीना मुझे आता है, वो मेरे लिए सांस जैसा है। जी और खबर सिर्फ वो नहीं है जो मैं लिख रहा हूं। जिस भूमिका में हूं, मेरा काम खबरें लिखने से ज्यादा सही परिप्रेक्ष्य में खबरें आ पाए, मेरी टीम लेकर आ पाए। जी तो हर वो खबर जो आती है जिसमें मैं इन्वॉल्व होता हूं, मेरे लिए वो खबर होती है। बाकी आपने कहा जिसने अमिट छाप छोड़ी हो, ऐसी तमाम खबरें, क्योंकि देखिए मैं दिल्ली का पत्रकार, दिल्ली का पैदाइशी पत्रकार नहीं हूं। मैंने बहुत छोटी छोटी जगहों पर काम किया। पहले मैं कानपुर में था। कानपुर में मेरी जो शुरुआत हुई वो हुई प्रादेशिक डेस्क से। तो बांदा, हमीरपुर, फतेहपुर जैसी जगहों से जो खबरें आती थी उनको देखता था। उसके बाद फिर मुझे पहले पन्ने पर डाला गया। तो पहले पन्ने में अब देखिए कि बांदा, हमीरपुर से सीधे फिर मैं इंटरनेशनल पेज देखने लग गया। खेल की पत्रकारिता भी करने की कोशिश की, वो भी थोड़े दिन कर पाया। क्योंकि कानपुर में था, ग्रीन पार्क होता था, मैच होते थे, वो भी कवर करने वहां जाना पड़ता था। तो उसमें भी कुछ कोशिश की। लेकिन मेरी जो सबसे पहली खबर जिसने मुझे फेम दिया, बाकी खबरें मुझे सब याद है, वो खबर मैं आपको बता सकता हूँ कि बीसीसीआई का अपना कुछ नॉर्म्स होते हैं। कि जैसे मान लीजिए कि एक कंपनी है कि पेप्सी, उस वहां पर उनका पेय पदार्थ है। अब वहां पर एक डायरेक्टर होते थे, स्पोर्ट्स डायरेक्टर होते थे। उन्होंने वहां पर कह दिया कि हम यहाँ पर थम्सअप का वो लगा देंगे। अब आपको छोटी सी चीज लग रही है, थम्सअप का हम वो लगा देंगे। आप यकीन नहीं करेंगे, वो खबर मैंने की, उसके बाद वो मैच वहां से जाते जाते बचा, क्योंकि वो पूरा आईसीसी उसमें इन्वॉल्व होगी, क्योंकि करार उनसे होता था। वो खबर बहुत बड़ी हो गई थी। इसी तरीके से मुझे याद है कि जब 2000 आया तो मिलेनियम बग को लेकर तमाम चीजें आ रही थी, नैनो टेक्नोलॉजी आ रही थी, उसको लेकर भी तमाम चीजें आ रही थी। तो इन सब खबरों पर मुझे आईआईटी कानपुर में होने के नाते बहुत काम करने को मिला। तो चाहे मीडिया एशिया लैब की खबर हो, या नैनो टेक्नोलॉजी कैसे हमारा जीवन बदलने जा रही है, इन सबको लेकर जब तकनीक पर कोई खबर नहीं करता तो भी करने को मिला। राजनीतिक खबरों की अगर मैं बात करूं तो उसमें पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी थे। एक खबर ऐसी थी कि उन्होंने सीधे सीधे आरसीआर ही बुलवा लिया था मुझको। इसी तरीके से जो मौजूदा प्रधानमंत्री है नरेंद्र मोदी, इनका भी पहला साक्षात्कार करने का मुझे मौका मिला। लेकिन साक्षात्कार मेरे जीवन का वो अवसर नहीं है कि मैंने कोई बहुत बड़ी खबर कर दी हो। खबरों की अगर आप बात करेंगे तो मुझे याद है कि मैं हरियाणा में था, तो वहाँ किसान पूरा एक हिंसा हो गई थी, उसमें हम लोग फंस गए थे। वो एक अलग तरीके का मामला था, किस तरीके से हम लोग बच बच के निकले। कभी किसी खबर को लेकर किसी समुदाय को कुछ ठेस पहुंच गई तो रावण पर राजकिशोर तिवारी का पुतला लगा के दशहरे दिन जला दिया गया, उसके घर पे हमला कर दिया गया। कभी ऐसा हुआ कि एक नफीस चौड़ा नाम का क्रिमिनल था, उसके लिए खबर लिख दी गई तो उसने बम फेंक के हमला करवा दिया। राजनेता के तौर पर आपको मैं बताऊं कि कुछ ऐसा हुआ, कुछ राजनेताओं ने मेरी कभी बीट चेंज कराने की कोशिश की, कभी संस्थान चेंज कराने की कोशिश की, लेकिन मैंने हमेशा इसको एंजॉय किया। उसका रीजन ये है क्योंकि मुझे मालूम है कि मैं काम करता रहता हूं और काम करता रहूंगा तो मेरा काम चलता रहेगा। अच्छा, मेरी जरूरतें बहुत कम है, क्योंकि जब आप अपने काम से बहुत लगाव रख लेते हैं, बहुत प्रेम करने लगते हैं, तो आप उसी में पूरी तरीके से इन्वॉल्व रहते हैं। आपने किस ब्रांड का क्या पहना है, मेरे लिए इसका कोई मतलब ही नहीं रहता है। मेरे लिए जरूरत यह है कि मेरा साथी अच्छा होना चाहिए, मेरा कैमरा अच्छा होना चाहिए, मेरी कलम अच्छी होनी चाहिए, बस इससे ज्यादा मुझे और कोई नहीं होता। अच्छा, एक वर्ष 2014 की बात करें, उसके बाद से मीडिया दो खेमों में बट गई जैसी लगती है। मान लीजिए गोदी मीडिया जैसे शब्द आ गए हैं। तो आपकी नजर में पत्रकारिता का कौन सा दौर है जहां पर खेमों में बटकर पत्रकारिता हो रही है कि ये उस फलाने उसका, ये फलाने उसका? ये दरअसल बड़ा जटिल सवाल इसलिए मैं कह रहा हूं क्योंकि इस पे चर्चा हम लोग बहुत लंबी कर सकते हैं पंकज जी, लेकिन संक्षेप में मैं आपको कहूंगा जी। पत्रकारिता अगर मैं ये कहूँ कि ऐसा माना जाता था कि पहले एक खास विचारधारा से ही प्रेरित होती थी। जो होते थे लोग, वो वामपंथी विचार था। वामपंथी विचार के साथ एक
अच्छी चीज होती थी पत्रकारिता के लिहाज से कि ये माना जाता था कि ये एंटी इस्टेब्लिशमेंट है। ये माना जाता था कि पत्रकार को सत्ता विरोधी होना चाहिए। वामपंथ का जो सृजन है, वामपंथ की जो मूल जो प्रकृति है वो होती है कि क्वेश्चन करना। तो वो लगातार वो करते रहते हैं, लेकिन उसके साथ में क्वेश्चन वो किसको करते चले आ रहे थे? जिस शख्स ने ये नाम दिया, मैं नाम नहीं लूंगा, गोदी मीडिया, वो किसकी गोदी में बैठे हुए थे? ये भी प्रश्न उठाना पड़ेगा, ये भी देखना पड़ेगा। और बहुत एकांगी विचार है जिसको गोदी मीडिया कहा जाता है, यानी मतलब जिसको आप राइट और लेफ्ट विंग में आप इसको बांट सकते थे पूरी तरीके से, क्योंकि राइट विंगर्स बहुत ज्यादा मुखर होते नहीं थे, दक्षिणपंथी बहुत मुखर नहीं होते थे। अगर मैं पुराने समय के संपादकों की बात करूं तो ज्यादातर अगर आप देखेंगे तो वामपंथी विचारधारा से ओतप्रोत लोग ही आते रहे। एक सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञेय पहले संपादक थे, शाही अज्ञेय जिनको कहते थे। जब नवभारत टाइम्स के वो संपादक बने तो माना जाता था कि वो अकेले दक्षिणपंथी संपादक है, उस समय होते थे, उनकी बहुत आलोचना होती थी। तो साहित्यकारों और जो कवि थे उनके बीच में भी अगर आप देखेंगे तो वामपंथी विचार का ही पूरा योगदान था। वामपंथ जो है वो कांग्रेस के शासन में पूरी तरीके से ज्यादा पनपा। उसकी कुछ अच्छाइयां मैंने आपसे कहा कि वो चूंकि क्वेश्चन करना जानते थे इसलिए होता था। धीरे धीरे आरएसएस का जन्म हुआ, जैसे वामपंथी लोग आते थे वैसे ही आरएसएस के लोग भी आना शुरू हुए। आरएसएस के लोग जब आना शुरू हुए तो उन्होंने उस विचारधारा पर काउंटर करना शुरू किया। अब जब काउंटर देखिए, जब युद्ध होता है, विचारधाराओं का जब संघर्ष होता है, तो जाहिर तौर पर उसमें बहुत अच्छी चीजें तो नहीं निकलेंगी। कई बार उससे लड़कर जब पूरा किसी परिणत तक, लॉजिकल कंक्लूजन तक जब कोई चीज पहुंचती तब तो हो सकता है उसमें निकले। लेकिन पत्रकारिता का एक काम तो था कि कम से कम जो खबर होती थी वो खबर को खबर के तरीके से ही दिखाया जाता था। आप अपने विचार कुछ भी करते रहे। मौजूदा समय में चैलेंज ये हो गया है कि आपके पास बनी बनाई स्क्रिप्ट कहीं इस तरफ से आ रही है, कहीं उस तरफ से आ रही है। आप कह लो कि सत्ता के गुलाम है, जिसको गोदी मीडिया आप कह रहे हैं, तो जो सत्ता के विरोध में है उनके पास भी उसके विरोध का मूल आधार क्या पत्रकारिता है, या ये है कि 40% लोग या 30-35% लोग इस सरकार के साथ में हैं, तो जो 65-70% का जो एक चंक है उनके बीच में आपको यूट्यूब पे कुछ नंबर मिल जाते हैं, कुछ आपको फंडिंग मिल जाती है, इसलिए तो कहीं आप सिर्फ उसका विरोध नहीं कर रहे हैं। तो मूल आधार उनका भी वो नहीं है, उनका भी नहीं। इसके बीच में पत्रकारिता जीवित कहाँ है? पत्रकारिता दरअसल होता क्या है कि व्यक्तियों से जब आप पत्रकारिता को पूरी तरीके से अटैच कर देते हैं तो वहीं पर पत्रकारिता की हार हो जाती है। खबरें तरल है और पानी का कोई स्वरूप नहीं हो सकता है। पानी को जैसे ही आपने बांधा, बर्फ बनाया, तो वो एक जगह रुक के रह जाएगी। अंततः उसकी प्रकृति की पिघल कर उसको बह जाना है या वाष्प बनकर उसको उड़ जाना है। आप कहेंगे बहुत दार्शनिक हो गया, आप, मैं दार्शनिक नहीं, लेकिन मेरा कहने का मतलब है कि अगर आप चलायमान नहीं है, आप बिल्कुल ठोस हो गए हैं, आप बिल्कुल स्थूल हो गए हैं, तो ऐसी स्थिति में आप पत्रकारिता तो नहीं कर रहे हैं। आपने विचार को, विचार पत्रकारिता में आएगा, मैं नहीं कह सकता हूं कि विचार नहीं आएगा, विचारहीन पत्रकारिता नहीं हो सकती, लेकिन कम से कम विचारों से पूरी तरीके से आप किसी तथ्य को तोड़ मरोड़ कर जनता के सामने पेश करें, गलत परिप्रेक्ष्य में पेश करें, कम से कम इतनी तो आप संवेदनशीलता रखिए। ऐसा मत करिए कि खबर की मूल आत्मा को ही आप खत्म कर दे। तो ये चैलेंज है, ये बहुत बड़ा चैलेंज है आप कह रहे हैं, क्योंकि व्यक्तिगत और क्षुद्र स्वार्थों के लिए थोड़ी चर्चा और परिचर्चा के लिए ये जो हो रहा है दोनों तरफ से, मैं ऐसा नहीं कह रहा हूं कि मतलब सिर्फ आप एक तरफ कह रहे हैं। एक कोई कह देता है कि गोदी मीडिया है, कोई कह देगा चाटुकार मीडिया है, कोई पप्पू मीडिया कह देगा, कोई वो मीडिया कह देगा, आप कुछ भी कहते रहिए, लेकिन ये सच है कि मीडिया को टूल बनाकर राजनेताओं ने अपने हित ज्यादा साधे हैं, और जो पत्रकारिता की ज्यादा बात कर रहे हैं, मुझे लगता है सबसे पहले उनको अपने गिरेबा में झांकना पड़ेगा, क्योंकि उन्होंने एक पक्ष को इतना ज्यादा आइसोलेट कर दिया, तो उसको लगा कि हमें अपनी एक नई सेना खड़ी करनी पड़ेगी और अपना नई तरीके से वो बिल्कुल काउंटर करने आया। तो जो प्रतिकार या जो प्रतिक्रिया होती है वो हमेशा विभत्स ही होती है। अभी जैसे आपने कहा था कि विचार है तो आएंगे ही आएंगे खबरों में, लेकिन अगर हम मीडिया की अभी की बात करें, खासकर टीवी मीडिया पे देखें, तो न्यूज की जगह व्यूज ज्यादा हावी हैं। तो इसके पीछे क्या वजह है, क्या कारण है, इस पर क्या कहेंगे आप? दरअसल व्यूज के आधार पर न्यूज बनने लगी है ज्यादा प्रॉब्लम जी। मैंने तय कर लिया है कि मुझे नरेंद्र मोदी के खिलाफ एजेंडा चलाना है, या राहुल गांधी को यह साबित करना है कि राहुल गांधी के पास उस तरीके की समझदारी नहीं है।
या मुझे ये मानना है कि अरविंद केजरीवाल से महान इस देश में कोई नहीं है, वो सबसे बड़े प्रवर्तक पैदा हुए हैं। तो इस तरीके से सोचकर तथ्यों को हम जुटाने लगे हैं, जबकि होना यह चाहिए था कि पहले हम तथ्य जुटाएं, तथ्य के हिसाब से अगर आप विचारों का संप्रेषण करते हैं तो वो तो पत्रकारिता में ठीक माना जा सकता है, लेकिन ये ठीक नहीं माना जा सकता। मैं आपको एक बहुत ऐसी एक घटना, राजीव गांधी प्रधानमंत्री होते थे और राजीव गांधी के प्रधानमंत्री होने के दौरान एक बहुत बड़े पत्रकार है, मैं नाम नहीं लूंगा, वो चूंकि इस समय तमाम जो सरकार के मतलब वो पूरी तरीके से दक्षिणपंथी पत्रकार माने जाते हैं, उन्होंने खबर लिखी। उस खबर पे राजीव गांधी ने संज्ञान लिया और कहा कि ये देखिए क्या है, तो उनके मंत्रिमंडल के लोगों ने जो उनके सलाहकार थे उन्होंने कहा अरे यार ये तो संघी है, इसकी खबर पर क्यों ध्यान देना। तो मुझे याद है कि राजीव गांधी ने कहा कि नहीं, इनका विचार हमसे अलग है, लेकिन लोग ये कहते हैं कि खबर ठीक लिखते हैं, ये क्रेडिबिलिटी आप कमा ले तो अच्छा रहेगा। इसी तरीके से मुझे याद है कि अटल बिहारी वाजपेयी प्रधानमंत्री थे, तो एक भारतीय जनता पेट्रोल पंप पार्टी करके इंडियन एक्सप्रेस में खबर छप गई थी, मुझे बहुत ठीक से याद है। तो ये कहा गया कि नहीं, ये तो अखबार ऐसे ही काम करता है, सब चीजें होती है, लेकिन उसमें अटल बिहारी वाजपेयी ने कहा कि ठीक है, उनके विचार हमसे मेल नहीं खाते हैं, लेकिन तथ्य तो सही है ना। तो तथ्य के आधार पर कथ्य बुना जाए, ना कि आपने कथ्य पहले बुन लिया और उसमें तथ्य फिल इन द ब्लैंक्स, अश्वत्थामा हतो नरोवा न कुंजरो, इस तरीके का जो अर्ध सत्य है उसको नहीं लाना चाहिए। अभी जैसे अभी आपने क्रेडिबिलिटी की बात की, क्रेडिबिलिटी इसकी भी बड़ी चर्चा रहती है, मतलब क्रेडिबिलिटी का भी लेके हर आदमी चाहता है कि उसे सही खबर मिले, सही सूचना मिले, टीवी भी देखता है। लेकिन अगर हम बात करें किसी भी खबर को लेकर, अगर हम टीवी खोलते हैं कुछ देखते हैं तो कोई समाचार चैनल कुछ दिखा रहा है उसी खबर का, दूसरा उसको दूसरे रूप में दिखा रहा है, तो दर्शक जो होता है वो बड़ा असमंजस में रहता है, यार हम किसको सही माने, ये तो ये बता रहा है इस वाली खबर पर, ये बता रहा है, तो उस पर बड़ा असमंजस रहता है। तो कैसे उसको दूर किया जाए? कि अगर आपके पास तथ्य बहुत स्ट्रांग है, जैसे मैं आपको बताऊं, मैं जब दैनिक भास्कर में ही आ रहा था, मैं भास्कर के बारे में ही बताऊं, और मतलब इसलिए नहीं कि मैं यहाँ पर काम कर रहा हूँ, बल्कि मैं ये कहूँ कि मैं काम करने आया भी इसीलिए, क्योंकि यहाँ पर जब आया तो जब बातचीत हुई मैनेजमेंट के साथ तो बड़ी अच्छी बात हुई। कहा गया कि देखिए हमारे पास एंटी स्टैब्लिशमेंट भी कुछ नहीं है, प्रो स्टैब्लिशमेंट भी कुछ नहीं है, तथ्यों के आधार पर सारा कथ्य बुना जाए, जो खबर जैसे है वैसे दिखा दी जाए, बाकी दर्शक या पाठक को तय करने दिया जाए क्या सच है क्या गलत है। आप यकीन मानिए, आपने वो कहानी सुनी होगी ना, जब तेनालीराम और कृष्णदेव राय वाली, कि तोता जिसने बता दिया कि कृष्णदेव राय ने कहा कि तोता अगर मरा, जिसने बताया उसको मार दिया जाएगा। जी जी जी। तो तेनालीराम ने बताया था ना, कहा था कि भाई तोता ना कुछ खाता है ना पीता है, आसमान की तरफ देखता रहता है, चुपचाप पड़ा रहता है। तो साहब जब ये दौर ऐसा आ जाए तो फिर तोता को मरा मत बताइए, ये बता दीजिए कि उसने 3 दिन से कुछ खाया नहीं, उस आसमान की तरह टकटकी लगाए देख रहा है और देखिए उसकी जो शरीर है वो गलने लग गया है। तो मुझे लगता है कि ये विधा, और हमें लगता है कि पत्रकार बहुत स्मार्ट होते हैं। अगर नियत पत्रकार की बात कर रहा हूं, मतलब पत्रकारिता के बेस में कुछ और लोग अपना जो तमाम उल्लू सीधा करने आ गए, ये जमात लगातार बढ़ती जा रही है, दुर्भाग्यपूर्ण मैं आपको बताऊं। लड़के आ रहे हैं, उनको लगता है कुछ बड़े लोगों से हम संपर्क साध लें, चर्चा कर लें। अच्छा, जो बैठे हुए लोग हैं उसमें एक दिक्कत सबसे बड़ी बात आ गई है कि बीसीसीआई या जो क्रिकेट कोच जैसे होते हैं, राहुल द्रविड़ तो खेल कर आए हैं ना, पहले ऐसे ऐसे लोग आ जाते थे कि जिन्होंने कभी जो है 50 रन भी किसी टेस्ट मैच में नहीं बनाए होंगे, लेकिन वो बताते थे कि बल्ला ऐसे चलाओ जी। तो मेरा अपना मानना है कि जो नीचे से पत्रकारिता करके आए हुए लोग हैं, जिन्होंने जर्नलिज्म किया हुआ है, उनके हाथ में जब कमान होती है तो कम से कम वो बेसिक चीजें समझते हैं। लेकिन सिर्फ मैनेजर होने से, एक अच्छा मैनेजर चाहिए, ये प्रबंधकीय गुण बिल्कुल चाहिए। मैं जहां पर पहुंचा हूं वहां पर मुझे प्रबंधन की क्षमता मेरे लिए अनिवार्य है, लेकिन मेरा मूल क्या है ये मैं नहीं भूल सकता, बिल्कुल, क्योंकि मैं बतौर पत्रकार ही याद किया जाऊं। ये पत्रकार रहता था, क्योंकि मतलब सिर्फ संपादक पद नाम महत्वपूर्ण नहीं है, पत्रकार कहलाना महत्वपूर्ण नहीं, आप जिए किस तरीके से ये महत्वपूर्ण है। बिल्कुल। एक छोटा सा और आखिरी सवाल एक है कि जैसे तमाम पत्रकार हैं, अब वो यहाँ से हट के अपना यूट्यूब चैनल खोल रहे हैं, तमाम चैनल छोड़ दिए या कहीं नौकरी छोड़ दी, जबकि सबको पता है कि शुरुआत में यूट्यूब चैनल में इतना पैसा नहीं है, फिर भी वो उस तरफ जा रहे हैं। तो क्या पत्रकारिता से मोह भंग हो रहा है पत्रकारों का, या उसके पीछे कुछ और कारण है कि ज्यादातर, खासकर अब तो बड़े पत्रकार भी आने लगे हैं। अभी मैं एक खबर छाप रहा था कि उनकी जी इतने लाख और इतने सब्सक्राइबर हो गए यूट्यूब चैनल पे, तो यूट्यूब की तरफ लोग ज्यादा भाग रहे हैं, पत्रकारिता छोड़ के ट्रेडिशनल जो पत्रकारिता है, तो उसके पीछे आप क्या वजह मानते हैं? ये जो
मेन स्ट्रीम मीडिया है, जो मूल धारा का मीडिया है, उसकी सबसे बड़ी असफलता पंकज जी यही है। जो प्रश्न आपने पूछा था ना कि अलग अलग विचारों में बंटकर, अलग अलग खांचों में बंटकर, अलग अलग मुखौटे के साथ में जो आपने काम करना शुरू किया, उसके बाद लोगों को लगा कि नहीं, जब मुझे अपनी पसंद का ही चाहिए तो जो जहां पर मुझे मेरी पसंद मिलेगी वो हम देख लेंगे। वो कितना ड्यूरेबल है, कितना लंबा जाएगा मैं नहीं कह सकता, लेकिन निश्चित तौर पर ये जो एक विधा आई है, इसने भी तमाम संस्थानों को, तमाम जो बड़े मीडिया मतलब जो घराने हैं, उनको ये सोचने पर तो मजबूर किया कि आखिर हम खबरें इतनी तो रखें कि कम से कम हर वर्ग को हम पहुंचा सके। लेकिन अभी क्या हो रहा है कि जो यूट्यूब चैनल है वो खबरें ना देकर वो सिर्फ विचार आधारित है। जी। मतलब अगर एक किसानों के विरोध में है तो एक किसानों के समर्थन में है, बीच का कोई रास्ता नहीं, वहां पर इंफॉर्मेशन को नहीं दे रहा। एक ये बता रहा है कि सरकार खलनायक है, दूसरा ये बता रहा है कि ये किसान नहीं खालिस्तानी है। जी। जीवन जो है मित्र, दो किनारों के बीच में चलता है। एक स्ट्रीम पर अगर आप खड़े हो जाएंगे तो वहीं खड़े रह जाएंगे, धारा बीच में है। ये आपको ध्यान रखना पड़ेगा, हम सबको ध्यान रखना पड़ेगा। आपसे मेरा आशा है हम सबको ध्यान रखना पड़ेगा। तो ये खबर, जब मैंने आपसे कहा था कि खबर तरल है, प्रवाहमान होना उसका चाहिए, तो उसकी पहली शर्त यह है कि आप किसी एक जगह पर खड़े ना रह जाएं। लगातार चलते रहेंगे ना, जब चलेंगे तो आप खबरों के साथ बहना शुरू कर देंगे और आप तथ्य आगे पहुंचाते जाएंगे। अभी क्या हुआ है कि तथ्य महत्वपूर्ण हो गया है, तथ्य बहुत पीछे छूट गया, तथ्यों पर कोई जा नहीं रहा, अपना विचार नहीं। यहाँ पर अभी कोई गाजा में मतलब वहां व्यक्ति मारे जा रहे हैं, इसकी बात नहीं है। वहां पर वो फिलिस्तीनी हो गए, वहां पर वो इजरायली हो गए, उन दोनों देशों के बीच की तो समझ में आती है। लेकिन ये हिंदुस्तान में जो बैठा हुआ तटस्थ व्यक्ति है, वो भी अपने अपने चश्मे के हिसाब से तय कर रहा है कि किसकी मौत मौत है, किसकी मौत वध है। इसकी मौत हो गई तो हत्या हो गई, इसकी मौत हो गई तो वो वध हो गया, इसको मरना ही चाहिए था। नहीं, ये पत्रकार का काम नहीं है पंकज जी। हमारा काम यह है कि उसको सही परिप्रेक्ष्य में जाए, और जहां पर विचार देने की आवश्यकता है, ओपिनियन भी महत्वपूर्ण है। लेकिन मैं फिर कह रहा हूं कि ओपिनियन आपकी बायस्ड नहीं होनी चाहिए। आपके पूर्वाग्रह और आग्रह से उठकर आपको कम से कम जो चीज गलत दिखाई पड़ रही है, सच को सच कहने का हौसला तो आपको रखना पड़ेगा। इतनी सी बात है। मुझे लगता है कि ये चाहे बड़ा या छोटा, इसमें पद की कोई बात नहीं है। पत्रकार, एक स्ट्रिंगर भी पत्रकार है, एक संपादक भी पत्रकार है। इन दोनों के धर्म में, इन दोनों के कर्म में कोई फर्क नहीं है, बस तरीके में फर्क है, भूमिका में फर्क है। लेकिन काम तो उसका यही ना कि सच दिखाए, खबर सही तरीके से सही रूप में लोगों तक पहुंच पाए। बस इतना ही काम हम सब करते हैं, और मुझे लगता है कि अगर आप वो कर रहे हैं तो बहुत ज्यादा आपको सोचने की जरूरत नहीं है। बाकी इसके नाम पर जो बहुत कुछ आप कर रहे हैं, आप करते रहिए, लेकिन आप एंड ऑफ द डे ना आपको सम्मान मिलेगा और ना ही आप पत्रकार के तौर पर याद किए जाएंगे। और मैं ऐसे तमाम चेहरों की बात कर सकता हूं जो किसी समय पर बहुत ज्यादा होते थे। मैं तो, राहत इंदौरी का एक शेर है कि लू भी चलती थी तो वादे शबा कहते थे, पैर पसारे अंधेरों को दिया कहते थे, उनका अंजाम तुझे याद नहीं है शायद। और लोग भी थे जो खुद को खुदा कहते थे। तो साहब, खुदा तो ऊपर ही बैठा हुआ है, ऊपर वाला ऊपर बैठा हुआ है, और यहां पर जो ऊपर बैठा हुआ है वो दर्शक और पाठक है। वो ये तय करेगा कि ये व्यक्ति सही कर रहा है, गलत कर रहा है। आप एक बार उसको मूर्ख बना सकते हैं, लेकिन जो पाठकों को और दर्शकों को मूर्ख समझने की गलती कर रहे हैं, दरअसल वो महामूर्ख है। ये ध्यान रखें। एंड ऑफ द डे आपका सच सामने आएगा और आप धिक्कारे जाएंगे। धन्यवाद राजकिशोर जी, बहुत बहुत शुक्रिया जो आपने समय दिया। बहुत धन्यवाद पंकज जी, इतना आपने विस्तृत साक्षात्कार लिया। मुझे मालूम नहीं, मैंने आपसे पहले ही कहा था कि मैं बहुत खराब बोलता हूं, लेकिन फिर भी आपने मुझे इतना मौका दिया। बहुत बहुत शुक्रिया। शुक्रिया सर।